तो कल मैंने आपको एक वो भेजी थी, क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ। ठीक है, कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। सब अंडरलाइंड है, सेव्ड है ऑलरेडी, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सुनते जाना है। ठीक है, करें चालू। आराम से बैठ जाओ, बीपी नीचे कर लो, सांस पूरी ले लो, थक जाते हो। सभी की लगा। पानी पिएगा? कितना पी लेगा तू यार? अच्छा ले हेल्प पिया लिया, बाद में बढ़ ला, अभी चल जाए देखा कि काम। लो देखो सामने, अब देखो। तो आज मैं अभी थोड़ा थ्योरी कौन सा कवर करा रहा हूँ, जो पहले पूरा नेशनल इनकम वाला, यहाँ से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आप समझो इंपॉर्टेंट होगा तभी तो करा रहा हूँ। अरे नहीं तो नेशनल इनकम निकाल लिया आपने तो सीख गए हो निकालना, लेकिन कई थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ओए बातें नहीं, देखो। तो जल्दी से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है सर? इट इज सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर हमारे देश में कैसे होता है? सर्कुलर वे में होता है। प्रोडक्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर डिस्पोजिशन होता है। प्रोडक्शन में क्या क्या होता है बताया था, और डिस्ट्रीब्यूशन में और इसमें, ये तीनों प्रोसेस क्या होती है? इंटर लिंक्ड होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो बनेगा वही बिकेगा, बिकने से ही पैसा जनरेट होगा, पैसा जनरेट होगा फिर वो बटेगा। किसमें बटता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उनमें फैक्टर इनकम मिलेगी, तभी तो वो उससे खर्चा करेंगे। सब जुड़ा हुआ होता है। ठीक, ठीक है सर। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप ऐसे मत समझो कि बिल्कुल ही डिफिकल्टी क्वेश्चन आता है क्या, सब कुछ वही आएगा कि नहीं। इजी टू इजी, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आसानी आते हैं, मैं बता दूं नेशनल इनकम तो अपन ने जिस लेवल पे पढ़ा उससे नीचे ही आता है। सारे क्वेश्चन कर लेते हो आप नॉर्मली। ठीक है, चलो देखो इधर। इन द प्रोडक्शन फेज, क्या होता है प्रोडक्शन फेज में? फर्म्स गुड्स और सर्विसेज बनाती है, किसकी मदद से? पढ़ा चुका हूं, विद हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। सही बात है। फिर क्या होता है? सामान बनने के बाद वो बिकता है, बिकने से क्या जनरेट होती है? इनकम। फिर वो इनकम बढ़ती है काय में? फैक्टर इनकम्स में बढ़ जाती है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में बढ़ जाती है। फिर लोगों के पास पैसा आ जाता है, फिर वो उस पैसे से क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। एक्सपेंडिचर फेज, एक्सपेंडिचर काय पे करते हैं? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सही बात है, ठीक है। फिर वो पैसा किसी ना किसी फिर से कहां पहुंच जाता है? अरे बोलो, आपने जो खर्चा किया वो पैसा कहां पहुंच जाता है? वापस फर्म के पास। बताया हुआ है मैंने। सुबह सुबह आता हूं मैं 7 बजे, सर्विसेज देता हूं किसको? फर्म को। फर्म का नाम, सर्विसेज दे दी, फिर उन्होंने काम कर दिया, उससे आउटपुट से आउटपुट हो गया, बेच दिया तुमको, पैसा आ गया। पैसा आने के बाद उन्होंने पैसा बांट दिया, पैसा मेरे पास आ गया, फिर मैं उस पैसे से क्या करता हूँ? खर्चा। खर्चा काय पे करता हूँ? गुड्स और सर्विसेज पे। फिर वो पैसा किसी ना किसी फर्म के पास चल जाता है। समझ लो, थोड़ा कहीं और, थोड़ा खाने पीने का आइटम, थोड़ा गाड़ी में तेल भरा लिया, सारी चीजें खर्चा हो जाता है। अब सुनिएगा बेटा, ये सब क्वेश्चंस में आ जाता है, इजी वाली चीजें। ठीक है, अब देखो एक और बात, ये क्वेश्चन आ जाता है, सर पहले मेथड में हमने क्या निकाला था? अगर आपको याद है, थोड़ा सा माइक तेज करना पड़ेगा, आवाज खत्म हो रही है। समझो, पहले मेथड में मेन आइटम क्या निकालते हैं? मैंने आपको सिखाया था ना, बात बताई थी कि प्रोडक्ट मेथड में मीनिंग मीन। सर इनको 1 बजे तक, फिर मेरी इंटर में 1 बजे उनकी ना लॉक ही है ना सर। सर और नहीं, यही है, ये 2 और 3 वाले हैं सर, ऑनलाइन बैठे हैं बाकी ऑनलाइन। हाँ भाई इधर देखो, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अरे प्रोडक्ट मेथड मेन आइटम क्या निकालते हैं? मैंने आपको एक लाइन लिखी थी ना हिंदी में, एक तीनों में। क्या प्रोडक्ट मेथड में क्या निकालना होता है मेनली? कि इस साल कितने के गुड्स बने, प्रोड्यूस हुए। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, सारी यूनिट्स ने कितने के गुड्स बनाए, वैल्यू एडेड। कंट्रीब्यूशन मतलब वैल्यू एडेड। याद आ गया? ठीक है। दूसरे मेथड में, इनकम मेथड में मेन क्या निकालते हैं हम? किसका कंट्रीब्यूशन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। सही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सबकी फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं। तो इसमें क्या निकालना होता है? रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा ये क्वेश्चन है 1 नंबर का, यही क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली सेम, कि भाई इनकम मेथड में व्हाट इज मेजर्ड, व्हाट इज द थिंग दैट वी मेजर। तो 4 ऑप्शन देगा, किस पे टिक करोगे? पता ही नहीं होगा तो किस पे करोगे? समझ रहे हो? तो पता होना चाहिए कि इसमें ये निकालते हैं और इसमें ये चीज निकाली जाती है। ठीक है,
उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में डिस्पोजिशन में क्या करते हैं सर, इसमें हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। अरे वैसे तो चारों निकालते हैं, कितना खर्चा हुआ, खर्चा काय पे करते हैं सर, कंजम्पशन, कुछ चीजें कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर पीएफसी जीएफसी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर जीडीसीएफ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट हो गया, सही है। सभी खर्चा करते हैं सर, सभी कौन, गवर्नमेंट भी करती है, हाउस होल्ड भी करता है, फर्म्स भी करती है, और 3Q फोर्थ सेक्टर भी आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तो ले रहे हैं, बावड़ी पूछ के। चलो ठीक है, अब सुनो पहला मेथड के बारे में पूरी थ्योरी। पहला मेथड क्या था, पता तो सबको है क्या करते हैं पहले मेथड में, लो थ्योरी पढ़ लो सारी। सुनना बेटा, सर पहले मेथड में क्या करते हैं, इसको और क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इसमें क्या निकालना होता है, मेन आइटम, मेन आइटम बताया था, जीडीपी एट एमपी, अरे उसी को क्या बोलते थे, जीवीए एट, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, इसमें हमको क्या निकालना है बेटा, बातें नहीं यार, थोड़ी देर रुक जाओ। नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड इज द सम टोटल ऑफ, इसमें निकालते हैं एनवी8 एफसी अक्रॉस दिस इज दिस, वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स कंट्रीब्यूशन, चलो ये तो सबको बताया। अब सुनना, दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट शोज द अनडुप्लीकेटेड कंट्रीब्यूशन बाय ईच इंडस्ट्री टू द टोटल आउटपुट। अब ये बात 12वीं क्लास वाले बच्चों को तो, जो उन्होंने इको पढ़ी है, फटाफट समझ जाओगे। याद करो, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम बताई होगी आपके टीचर ने, है ना। लेकिन जो बाकी है, कोई बात नहीं, ऐसे बाकी मैं हूं तुम्हारे लिए, ऐसी बात नहीं है। एक बात को समझो, हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं या वैल्यू एडेड, भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं तीनों सेक्टर्स का, फिर तीनों को क्या बोलते हैं, क्या माइनस करके बताओ तुम्हारा कितना लगा, सही है, और क्या निकल के आता है उससे, ये पता है क्यों निकालने लग गए, पहले नहीं निकालते थे। पहले ना लोग नेशनल इनकम निकालने के लिए बस यहीं तक करते थे, बस ये पूछ लेते कितने रुपए का गुड्स बने बस, लेकिन उसमें ये नहीं देखते थे कि आपका कितना लगा। अब मेरी बात को समझो, ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल पढ़ना पड़ता है, वो जो अपने स्कूल में भी बताते हैं। जैसे मान लो मैं फार्मर हूं, है ना, मैं फार्मर हूं, मैंने वीट ग्रो किया, तो वीट ग्रो किया तो मैं भी तो कहीं से बीज वीज लाया हूंगा। अब ठीक है, चलो मैंने तो खुद ही, मान लो खुद ही के वापस खुद ही के बीज डाल दिए, है ना। तो अब सुनना, तो मैंने जो प्रोडक्शन करी, मैंने 1 लाख का क्या बनाया, वीट बनाया, गेहूं बनाया, फिर किसको बेच दिया, बेकरी को। बेकरी वाले ने एक वीट यूज करके ब्रेड बनाया, उसने लगभग 1.5 लाख का काम किया, 1.5 लाख के ब्रेड बनाए, सही है। उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है 1.5 लाख, उसने इतने रुपए का काम किया, इसने इतने रुपए का काम किया, ठीक है। और फिर बेकरी के बाद किधर पहुंचा वो, बेकरी के बाद कहां पहुंच गया, अच्छा बीच में उसके पास रह गया क्या, चक्की के पास, चक्की 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 कौन होती है, मिल, मिल। अरे तो मिल वाले ने क्या खरीदा, मिल वाले ने वीट खरीदा, उससे आटा बना के बेचता है वो, आटा किसने खरीदा, बेकरी वाले ने। अब सुनना, बेकरी वाले ने मान लो 2 लाख का ब्रेड बना के बेच दिया। अब सुनना, असली में क्या होता है, अगर मैं सबसे यही पूछूं कि यार तुमने कितने के बनाया, तुमने कितने के गुड्स बनाए, बस वही बता दो, टोटल टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट बता दो कितने की सेल्स करी, तो यार उससे ठीक से नहीं आएगा, उसमें डबल काउंटिंग हो जाती है। क्यों, क्योंकि हर देखो, एक तुम मान लो तुम्हारी चक्की है, तुम बोल रहे हो 1.5 लाख रुपए का माल बनाया, अरे 1.5 लाख का थोड़ी बनाया, उसमें से तुम्हारे कितने लगे थे, तुमने कितने के रुपए का खरीदा था, तो यार तुमने एक्चुअली काम कितने का किया, सही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमको ये चाहिए बस कि तुमने एडिशन कितने का किया, लेकिन अगर मैं ऊपर के टोटल अमाउंट ले लूंगा, सिर्फ सबसे ऊपर ऊपर के अमाउंट पूछूंगा, तो इससे तो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग। एक बात बताओ, ये 1 लाख इसमें जुड़ा हुआ है ना ऑलरेडी, 1.5 लाख रुपए आपकी चक्की है ना, आपने 1.5 लाख का काम किया, लेकिन 1 लाख आपके भी तो लगे थे, तो आपने तो काम कितने का किया, सिर्फ एक्चुअली 50,000 का ही किया। तो 1.5 लाख लूं या 50,000, 50,000 लेना चाहिए। अगर 1.5 लाख ले लेंगे, अगर हर बंदा अपना ऊपर ऊपर वाला अमाउंट ले लेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता, आप समझो उतना समय नहीं है ना मेरे पास, 12th होती 15 मिनट लगा देता है इस एग्जाम्पल में, कोई दिक्कत नहीं था, वो पूरा एग्जाम्पल होता है, मस्त समय नहीं होता। आप बस बात पकड़ जाओ अपने को, क्योंकि एमसीक्यू आता है कि अगर हम सबका वैल्यू ऑफ आउटपुट ऊपर ऊपर का अमाउंट लेंगे,
हेलो हेलो। अच्छा ये हाँ भाई देखो। अरे कहाँ गया वो यार। इधर देखो सब लोग, मेरी बात को समझो। जैसे मान लो एक फार्मर है, फार्मर ने वीट बनाया 1 लाख रुपए का, प्रोड्यूस किया, ठीक है। सीड्स उसने खुद ही लगाए थे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से खरीद के नहीं लाया, एज्यूम कर रहे हैं ऐसा। फिर उसने किसको बेच दिया होगा फार्मर ने, है ना, मिलर चक्की वाले को बेच दिया, ठीक है, मिल को बेच दिया। अब मिल वाले ने मान लो वो वीट, मान लेते हैं अपन कुछ अमाउंट ले लेते हैं, 1 लाख, 1 लाख का उसने वीट लिया फार्मर से और उसको पीसने पिसाने के टोटल मिला के उसने मान लो 1,80,000 रुपए का माल बेचा इस साल। उसने इतने का माल बेचा, इसने इतने का माल बेचा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अच्छा, फिर बेकरी वाले ने ये आटा खरीद के इससे ब्रेड बना दिया, मान लेते हैं उसने 2.5 लाख रुपए का ब्रेड बनाया इस साल, ठीक है। अब अगर हम पहले के जमाने में क्या करते थे, नेशनल इनकम निकालने के लिए इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को ले लेते थे, तो टोटल लगा लेते थे। बताओ टोटल कितना आया, टोटल लगाओ एक बार। 2,80,000 और 5,30, तो क्या नेशनल इनकम 5,30,000 हुई है क्या? उनके हिसाब से ऐसे गलत हो जाती थी, अब ये गलत है एक्चुअली। गलत क्यों है? क्योंकि नेशनल इनकम 5,30,000 नहीं हुई। आप बताओ चक्र में कितना चल रहा है, गुड्स तो कितने के बने थे सिर्फ। अब आप देखो, इन्होंने असली में 1 लाख, चलो ठीक है मेरा तो 1 लाख ही लगा, है ना, मेरा तो चलो ये 1 लाख का मैंने काम किया, मान लो कुछ नहीं लगा जो भी है। अब मिल की बात करते हैं, मिल ने 1,80,000 का माल बनाया, लेकिन उसके भी तो लगे थे ना यार, जेब से लगे थे ना। उसने 1 लाख का काम किया है तो उसकी जेब से भी तो लगा है 1 लाख, तो उसने असली में सामान तो कितने का बनाया, कंट्रीब्यूशन कितना है उसका, सिर्फ 80 है सर। उसने 1,80,000 का कंट्रीब्यूट थोड़ी किया है, 1 लाख तो उसकी जेब से लगा है, समझ गए, तो 80 का कंट्रीब्यूट किया है, इसको बोलते वैल्यू एडेड, ये भी वैल्यू एडेड है। अच्छा, बेकरी वाले ने 2.5 लाख रुपए का ब्रेड बेचा, लेकिन भाई उसमें उसकी जेब से भी तो कुछ लगा था ना, उसने 2.5 लाख का थोड़ा ना कहाँ एडिशन किया है, उसने तो एडिशन कितने का किया था, 1,80,000 का ब्रेड उसकी से भी लगा है, तो इसने तो एडिशन कितने का किया। असली में गुड्स कितने के बने, कितनी नेशनल इनकम होगी, 1, 2 और 3, तो कितना हो गया बेटा, 1,80,000 और 2.5 लाख। तो असली में गुड्स नेशनल इनकम कितनी हुई, 2.5 लाख। ऊपर कितनी दिखा रही थी, सॉरी, तो डबल से भी ज्यादा। तो यही तो चीज बोल रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट मेथड क्यों लगाते हैं, इसमें वैल्यू एडिड क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे वो डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व। अगर हम ये नहीं करते तो वो जो नेशनल इनकम होती है उसमें डबल काउंटिंग हो जाती है, तो इसलिए हम उसको प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं लेते, क्या लेते हैं, अरे बोलो, वैल्यू एडिशन। सर सिर्फ सबसे क्या देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन बाय ईच यूनिट, आपने कितने का कंट्रीब्यूट किया, टोटल कितने का बनाया उससे मतलब नहीं है, तुमने कंट्रीब्यूट कितने का किया, मतलब टोटल कितना बनाया लेस तुम्हारा कितना लगा, वो उसके बाद जो आएगा वो बताओ मेरे को, तो वैल्यू एडेड। तो बस ये इतनी सी लाइन के लिए हमको ये पढ़ना पड़ गया। कौन सी लाइन थी, हाँ भाई, ये लाइन को समझने के लिए चाहिए होता है बस ये, क्या थी लाइन, दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट,
दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट शोज द अनडुप्लीकेटेड वैल्यू एडेड निकालते ना अपन तो सर इससे अनडुप्लीकेटेड मतलब बिना डुप्लीकेशन हुए, बिना डबल काउंटिंग के हमारे पास अमाउंट आ जाता है। तो बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है। चलो स्टेप्स तो याद है सभी को। पहला स्टेप क्या था, सारी एंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर प्राइमरी सेक्टर टर्शरी सेकेंडरी में बांट देंगे तीनों को। तीनों को क्या निकालने के लिए बोलेंगे, अरे तीनों को क्या निकालने के लिए बोलेंगे भाई, अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट बता दो, सेल्स। फिर चेंज इन स्टॉक क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में लेस कर देंगे आईसी, क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड। तीनों के वैल्यू एडेड को ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा, जीडीबी एट एमपी, या उसी को क्या बोलते हैं, जीवीए एट एमपी आ जाएगा। फिर उसमें क्या करना है, बस उसको कन्वर्ट कर देना। कन्वर्ट कैसे करते हैं जीडीबी एट एमपी को, सर वो क्या करना है, डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, एनएफआईए ऐड कर देते हैं और एनआईटी माइनस कर देते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट एफसी। अच्छा ये दो बातें और लिखी हुई है, लेकिन मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूं ना आपको, सेल्स का मतलब क्या होता है, टोटल होती है वो सेल्स, इट इंक्लूड्स बोथ, दोनों जुड़ी हुई होती है उसमें, डोमेस्टिक में देश में जो बेचा वो भी और एक्सपोर्ट वो भी। परचेज अगर आइस इंटरमीडिएट परचेज दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसमें दोनों मान के चलते हैं हम, देश में कितना खरीदा वो भी प्लस बाहर से खरीदा, अलग से जोड़ मत देना, डबल हो जाता है फिर वो। बताया था ना मैंने, अगर दोनों दे रखे हो तो सेल्स भी दे रखा है और एक्सपोर्ट भी, कुछ गधे क्या करेंगे एक्सपोर्ट भी जोड़ देंगे, अरे ऑलरेडी जुड़ा हुआ था उसमें यार। अगर टोटल सेल्स नहीं है तो ही तो जोड़ते हैं ना नीचे वाली को, सिंपल सी बात है। अगर टोटल सेल्स ना दे रखी हो तो जोड़ना ये डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स, सही है क्या, ऐसा। सेम परचेज में अगर इंटरमीडिएट आईसी ना दे रखा हो तो ये दोनों जोड़ देना, लेकिन अगर आईसी दे रखा है तो फिर इन दोनों की जरूरत ही नहीं है ना अपने को, तो सही है, ठीक है हो जाएगा। अब सुनना, कुछ इसमें प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, होती बहुत सारी हैं, लेकिन मैं 12th वाली अगर पीडीएफ बेचता भी हूं लेकिन उससे पढ़ना नहीं है, उतना आएगा ही नहीं, क्यों पढ़ना, जितना इसमें दिया है उतना ही आएगा। तो सुनना, उसने क्या बोली है, तीन चार प्रिकॉशंस बोली हैं जिनको याद रखना है, क्या ऐड होगा क्या ऐड नहीं होगा। तो देखो सब पे टिक लग रहा है, सब ऐड होंगे ये, तो ऑल दीज आइटम्स विल बी एडेड इंक्लूडेड, नेशनल इनकम निकालते हुए ये सबको हम ऐड करते हैं, मतलब इसको इंक्लूड करते हैं। पहला मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। सुनो भाई, मान लो ये वंश बेटा ये एसी वेसी बनाता है, ठीक है, एसी का फैक्ट्री है इसका, तो खुद के लिए भी 10 एसी बना लिया घर के लिए, समझ रहे हो, इस साल इसने 100 एसी बनाए, 10 खुद के लिए और मान लो 90 बेचने के लिए, तो 10 जो खुद के लिए बनाए वो भी इसको जोड़ना चाहिए। मैंने बताया था सेल्फ अकाउंट प्रोडक्शन, सेल्फ के लिए खुद के लिए भी जो प्रोडक्शन किया उसको जोड़ते हैं, गुड्स में जोड़ते हैं, सेल्फ की सर्विसेज, सेल्फ के गुड्स जोड़ते हैं, सेल्फ की सर्विस नहीं जोड़ते, सर्विस में क्योंकि वैल्यूएशन करेक्टली आ नहीं पाता, समझ लो बाल काटने का काम है, तुम तो बोल रहे हो 1 लाख के बाल काटे वो भी खुद के, गलत जोड़ लेते ना, मैनिपुलेशन इज पॉसिबल इसलिए। तो सर खुद के लिए जो बनाते हैं फिक्स्ड असेट्स वो जुड़ती है। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, अगर आप कोई भी गुड्स बनाते हो खुद के लिए भी कुछ रख लिए तो सर उसकी वैल्यू भी जोड़ लो ना यार, क्योंकि अगर खुद नहीं बनाते तो, क्योंकि बने तो है ही ना वो, इतनी माता बड़ी की जरूरत ही नहीं, बने तो है ना, क्योंकि वो सर आपने मान लो 1 लाख के गुड्स बनाए टोटल, जिसमें से 20,000 के अपने खुद के लिए बनाए, अरे तो बने तो वो भी है ना, बने तो वो भी है, तो 80,000 लेना चाहिए या पूरा 1 लाख, खुद के लिए जो बनाए वो भी जोड़ना चाहिए, तो 20 को भी 80 में जोड़ दो सर, असली में टोटल कितने बनाए 1 लाख, क्योंकि जितने बने उससे तो मतलब होता है, जो बने होंगे वो बिके होंगे, प्रोडक्शन फेज ऐसा पूरा याद है। इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, इंप्लिसिट कॉस्ट पढ़ा है ना सबने, वो वाली बिल्डिंग है तो हमारी खुद की, लेकिन उसका कोई रेंट देना पड़ता है क्या, नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू भी लेनी चाहिए, उसका रेंट लेना चाहिए, इंक्लूडेड, ठीक है। चेंज इन स्टॉक लेना चाहिए, लेते भी तो है हम, सेल्स में जोड़ते हैं ना, चेंज इन स्टॉक लेते हैं ना, लेते हैं ना, घर पे उगा रहे हैं, नहीं उसको बेच नहीं रहा, लेकिन घर पे कोई चीज तो उगा रहा है, सेल्फ मतलब सेल्फ वो वाला एग्रीकल्चर ना यार, उसको जोड़ेगा क्यों नहीं जोड़ेगा, सामान तो उसके लिए भी लाया होगा तू, प्रोड्यूस तो वो भी हुआ है, प्रोड्यूस तो वो भी हुआ है, वैसे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पूरी की पूरी तो नॉन इकोनॉमिक है, थोड़ी तो कुछ बेच, अब करे तो कर ले, किसको ऐड करेगा ना उसको, कर ले ऐड कर ले। लो इधर देखो,
इनकम मेथड, बात सुनना, इनकम मेथड में क्या याद रखना है सर, क्या क्या नाम है इसके? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर इनकम मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर पेमेंट मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड। ये नहीं बताया था ना उस दिन? दो तीन नाम बताए होंगे, इनकम फेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, और भी नाम है इसके, ये कोई भी नाम पूछ सकता है, फैक्टर इनकम मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन। आपको लगता है क्वेश्चन नहीं आया हुआ? क्वेश्चन आया हुआ है ये कि इनकम मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या ऑप्शन था, आंसर था उसका डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। तो बेटा ये याद रखना, ही सब इंपॉर्टेंट है, तभी नहीं तो मैं क्यों अपने गले की ऐसी तैसी कराऊंगा। सब तीन नाम है, तीनों याद रखने हैं, ठीक है? फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट और ये, ठीक है? अच्छा क्या निकालते हैं इस मेथड में? बता चुका हूं सर, इनकम मेथड नाम है, वो इनकम बटी होगी ना किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। लैंड को क्या मिला होगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं इस मेथड में? सम ऑफ फैक्टर इनकम्स। देश में जितनी भी फैक्टर इनकम्स हुई सबको जोड़ लेते हैं, सही है? तो फैक्टर इनकम्स पेड बाय ऑल यूनिट्स, ठीक है? फैक्टर इनकम आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आ गया। इट इंक्लूड्स फैक्टर पेमेंट्स टू बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स, दोनों। अब यहां ये बात थोड़ी आपको गड़बड़ लगेगी, लेकिन ये डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा है? कौन सी? ये वाली विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एनएफआईए नहीं जोड़ा उसने अभी, एनएफआईए नहीं जोड़ा है, आईसीआईए गलती कर देता है, कोई बात नहीं, सिर्फ इसलिए तो हल्का सा रीड करना है कि क्या होता है सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, फैक्टर इनकम्स होता है। अब देखो सर क्या होता है इस मेथड में, डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं ना हम, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है हमारे देश में, कितना फैक्टर इनकम बटा, वो वाला होता है। फिर एनएफआईए तो जोड़ना पड़ता है, अरे नहीं जोड़ते क्या? हम तो एनडीबीएफसी तो निकालते हैं, फिर उसमें एनएफआईए जोड़ते हैं, फिर बनता है वो एनएनपी एट एफसी। तो सर एनडीबीएड एफसी होता है इसके अंदर, इट इंक्लूड्स फैक्टर पेमेंट्स टू बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट वाला हो गया एनडीपी एट एफसी, नॉन रेसिडेंट वाला हो गया जो बाहर से कमा के लाते हैं सर फैक्टर इनकम, उनको भी तो दिए, एनएफआईए करते हैं उसके लिए अपन। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट ले लिया ना दोनों, वो भी तो आ गया, बाहर से जो फैक्टर इनकम कमा के लाए वो भी आ गया। अब सुनो, ये है मेन आइटम। सर कैसे निकालते हैं यहाँ पे इस मेथड के अंदर? सीओई, ओएस और एमआईएससी, इससे क्या आ जाता है? इन तीनों से क्या आ जाता है? एनडीपी एट एफसी। फिर इसमें क्या जोड़ दो? ये वाला आइटम एनएफआईए, क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। इंपॉर्टेंट है इसके बाद ये जो लिखे हैं इधर। अब सुनो, देखो भाई, अब सुनना, तीन इनकम आती है ना इसमें, सीओई, ओएस और एमआईएससी। तो सुनो, सीओई क्या होती है? उसको लेबर इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू वर्ड, लेबर इनकम, सही है? मेहनत, आप किसी को अपना एक्सर्शन दे रहे हो, फिजिकल एक्सर्शन दे रहे हो, मेंटल एक्सर्शन दे रहे हो, तो बदले ये लेबर दे रहे हो। सीओई होता है लेबर इनकम, है ना? और जो ओएस होता है वो क्या होता है? वो होता है कैपिटल इनकम, बेसिकली टेक्नोलॉजी से कमा रहे हैं, है ना? अब समझना, कुछ ऐसी इनकम होती है जो ना तो इधर आती है ना इधर, वो एमआईएससी में आती है। वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि वो लेबर इनकम है या नॉन लेबर इनकम है, तो हम उसको किस में डाल देते हैं? जहां हम ये भाग नहीं कर पा रहे कि यार किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, समझ में आया? तो देखो भाई इसमें नाम है बस, देखो क्या कह रहा है, ओनली, नाम क्या है? इनकम मेथड। इसमें क्या आता है? ओनली द इनकम अर्न बाय ओनर्स ऑफ प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड। सही बात है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चार का ही तो लेते हो ना इसमें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी फैक्टर्स का ही लेते हैं, क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी फैक्टर्स भी तो होते हैं। कौन से होते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स? रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर। आज तक कभी ये लाइन कहीं काम नहीं आई, इसलिए बताया नहीं था नॉन इको वाले बच्चों को, बाकी तो पता होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और प्राइमरी फैक्टर्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सेकेंडरी फैक्टर्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल, फ्यूल। समझ में आ गया? तो सर यहाँ पे हम किसकी इनकम लेते हैं? सिर्फ प्राइमरी वालों की। चलो खत्म बात। सर वेजेस ऑफ लेबर्स विल बी इंक्लूडेड, वेजेस तो आता ही है, अरे सीओई में क्या क्या आता है? वेजेस भी आता है। पेंशन ऑफ रिटायर्ड, सर ये पेंशन, ये तो ट्रांसफर पेमेंट होता है, ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर पेमेंट होता है, वो तो सभी डोगरों को मिलती है इंडिया में। रिटायरमेंट पेंशन क्या होता है? वो मेहनत का होता है, समझ रहे हो फर्क? अरे रिटायरमेंट पेंशन, अभी आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी तनख्वाह में से कटता होगा ना वो, तो रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट पे मिलेगा वो रिटायरमेंट पेंशन अलग होता है। ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर पेमेंट है, क्योंकि वो सरकार सभी को देती है,
लेकिन रिटायरमेंट पेंशन तो उसी को मिलता है जो नौकरी करता है। मेरे को थोड़ी मिलेगी रिटायरमेंट पेंशन, मैं थोड़ी नौकरी कर रहा हूँ कोई। अरे आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? गॉट माय पॉइंट ना। तो रिटायरमेंट पेंशन आता ही है, रिटायरमेंट पेंशन की बात चल रही है। तब सुनना क्या कह रहा है, लेकिन wages of laborers will be included, pension of retired workers will be excluded from national income। पेंशन किसकी? जो रिटायर हो गए, तुम्हारी नहीं। अरे मैं तो जो काम कर रहे हैं उनकी तो जुड़ी हुई है ना। जो काम कर रहे, जैसे मान लो मैं कर रहा हूं, मान लो कोई नौकरी कर रहा हूं, तो मेरी तो सैलरी लेते हैं टोटल, तो मेरे में तो जुड़ा हुआ है सब कुछ। जो रिटायर हो गए, सपोज यू हैव रिटायर्ड, अब जो आपको पेंशन मिल रही है, तुम्हारे पास सिर्फ इनकम आ रही है, लेकिन क्या तुम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो? लगाओ दिमाग। तुम्हारे दादाजी हैं, 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए बैंक से। अब जो उन्हें पेंशन आ रही है, रिटायरमेंट पेंशन भी, रिटायरमेंट पेंशन आ रही है, वो अभी सुनो, ये जो पैसा उनके पास पैसा ही तो आ रहा है, बट क्या वो उसका कोई प्रोडक्शन हुआ? उन्होंने कोई सर्विस दी क्या? अभी पास्ट में नहीं, अभी। नेशनल इनकम किसकी निकलती है? इस साल की। इस साल डिड ही गेव एनी फैक्टर सर्विसेज? इनकम तो आई, कुछ फैक्ट तीनों चक्र है क्या? कुछ नहीं। समझे? इस साल इनकम तो आई दादाजी के पास, लेकिन दादाजी ने कोई सर्विस दी क्या? नहीं। तो इट विल क्या लिखा? इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। किसकी है ये? रिटायर्ड। अच्छे से वर्ड पे फोकस करो। किसकी है? अरे करंट में नौकरी कर रहे हो उसकी नहीं है, समझ रहे हो? मेरा भाई अभी फौज में है, वो अभी है ना फौज में, तो अभी तो वो सैलरी मिल रही होगी ना उसको पूरी, तो टोटल सैलरी लेते हैं हम, तो सब कुछ जोड़ लेते हैं, याद करो। अरे सब कुछ जोड़ते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड इन काइंड्स प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी जोड़ लिया, सब कुछ जुड़ा हुआ होता है उसके अंदर। तो वो तो टोटल सैलरी ले ली उनकी, तो मान लो 2.5 लाख कमाता है वो टोटल जोड़ ली उसकी। तो जब रिटायर हो जाएगा, 60 साल का हो जाएगा, तब उसकी बात की बात ही है। तो जब रिटायर हो जाएगा तब जो पेंशन आई, क्या उन्होंने उस साल क्या कोई प्रोडक्शन किया? नहीं। तो ये तो उनको इनकम रिसीव हुई। ये फैक्टर इनकम थोड़ी है। फैक्टर इनकम क्या होती है? जब आप किसी को क्या देते हो, कुछ फैक्टर सर्विसेज, और बदले में क्या मिलती है? पढ़ाया था ना फैक्टर इनकम, मेहनत का पैसा। ऐसे देखते हो बुद्धू का, समझ में आया? अभी कुछ काम किया, अभी पैसा मिला, फैक्टर इनकम, समझ रहे हो? अभी लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला, कुछ काम किया नहीं, तो ये उस फैक्टर इनकम नहीं कहलाएगी, इसलिए इसको क्या कर देते हैं हम? एक्सक्लूड। तो याद रखना एक्सक्लूड। बोल जल्दी बोल। कराओ, मैं फिर बोल रहा हूं, तू वर्ड नहीं पकड़ पा रहा है। रिटायर्ड एंड करंट में जो नौकरी कर रहा है उसकी जुड़ी हुई होती है सैलरी में, उसका तो सैलरी में ही जुड़ा हुआ है। ये रिटायर्ड होने के बाद की बात है। क्या नहीं है? ट्रांसफर है, क्यों नहीं है? फैक्टर इनकम नहीं है, उस साल की नहीं है फैक्टर इनकम। यार अब जल्द कैसे नहीं है? अभी यही तो बता रहा हूं इतनी देर से। इस साल तेरे दादाजी 60 साल के हो गए, उनको जो पैसा मिला इस साल कोई सर्विस नहीं दी ना। आप समझे नहीं? नेशनल इनकम निकाल रहे हैं हम, एक टैक्स थोड़ी निकाल रहे हैं उनका जो दिल पे ले लेंगे, बोले और कैसे नहीं है, मेहनत का पैसा है मेरी। अरे इस साल डिड ही गिव एनी कंट्रीब्यूशन? इस साल उन्होंने कुछ एडिशन किया इकोनॉमी के अंदर? कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। मैं कब से सिखाया जा रहा हूं कि हर चीज का बैकअप, अरे वो बातें नहीं यार, हर चीज का बैकअप होना चाहिए। जिस इनकम का कोई बैकअप ही नहीं, इस साल एक साल में, इसी साल तेरे मान लो रिटायरमेंट पेंशन मिली 50,000, तूने इस साल क्या काम किया? इस साल नहीं जुड़ेगी। आ गया समझ में? फटाफट बोल जल्दी जल्दी, है ना? ये याद रखना है बस, नहीं जुड़ेगी। अच्छा, सीओई में क्या क्या इंक्लूड होता है? वेजेस है, सैलरी है, बोनस है, डीएनएस अलाउंस है, कमीशन है, सब जुड़ गया। ठीक है? देखो सीओई क्या होती है? लेबर इनकम। लेकिन एक क्या होती है? नॉन लेबर इनकम। नॉन लेबर इनकम मतलब ओएस वाली इनकम। ओएस में क्या होता है सर? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 भाग। सर रेंट भी आता है, रेंट में दोनों है, एक्चुअल और इंप्यूटेड। रॉयल्टी है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स अवेल्ड फॉर। सर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया था, लोन दिया था या किसी को प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, उस पर इंटरेस्ट आया आपको, ठीक है? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सब यूडीपी, प्रॉफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एंड ऑफ गवर्नमेंट, इसमें ही क्या आ जाता है? सब कुछ नॉन लेबर इनकम में ये सारी चीजें आ जाती हैं। नॉन लेबर इनकम मतलब ओएस वाले सारे आइटम नॉन लेबर इनकम में आ गए। ठीक है? फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी उस दिन, मोस्टली चीजें बता दी थी। इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट। पब्लिक डेट पे जो सरकार इंटरेस्ट देती है
वो सरकार क्या कहती है? सर उसको क्या मानो आप, उसको आप नेशनल इनकम में नहीं जोड़ोगे कभी भी। क्यों? क्योंकि उसको हम मानते हैं ट्रांसफर इनकम। क्यों मानते हैं? बिकॉज सरकार कहती है कि वो क्या है, कौन से पर्पस के लिए लिया गया है? कंजम्पशन पर्पसेस के लिए, नॉट फॉर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। याद है? बोला इससे तो हम तनख्वाह वनख्वाह बांट रहे हैं, सिर्फ कुछ क्रिएट थोड़ी कर रहे हैं हम। तो ये हम क्या मान रहे हैं उसको, ट्रांसफर इनकम। इट विल नॉट बी, क्या लिखा है उधर देखो, क्रॉस, मतलब ये इंक्लूड नहीं होता। इतना शॉर्ट फॉर्म में बता रखा है, देखो लिखा भी है बकायदा, दैट इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए इसको हटा देते। एक और आगे भी है, मैंने आपको ये कल बोला भी था। जैसे सरकार ने आपसे लोन लिया था कंजम्पशन, ऐसे आपने मान लो अपने दोस्त को मदद करने के लिए, आपकी कंपनी, आपके दोस्त की कंपनी, आपने अपने दोस्त की कंपनी को लोन दे दिया, काय के लिए? सेम कंजम्पशन पर्पस। यार उसके पास 15 दिन के लिए पैसे नहीं है, तो आपने कंजम्पशन पर्पस के लिए दे दिया, तो उस अब दोस्त ने उसके ऊपर बढ़िया, दोस्त अच्छा है तुम्हारा, उसने ब्याज दिया, उस ब्याज को क्या मत मानना, फैक्टर इनकम मत मानना। वो भी एक क्या है सर, कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया था सर, वो क्या कहलाओगे उसको भी? ट्रांसफर इनकम है। इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, याद रखना, क्योंकि पर्पस क्या है? कंजम्पशन, लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन कंजम्पशन लोन्स। समझ में आ गया? तुम्हारे दोस्त की बेटी की शादी है, तुमने उसको लोन दे दिया, अरे उसने दे दिया थोड़ा टाइम बाद, 15-20 दिन, 2-3 महीने बाद दे दिया, कंजम्पशन पर्पस, कुछ बिजनेस के लिए लिया था कि लोन उसने? नहीं, तो मत जोड़ना फिर, ऐसा ही कहता है। अब सुनना सर, अब ये बातें याद रखना, ये प्रिकॉशंस हैं, जैसे उसमें लाइन में दे रखे थे 4 पॉइंट, यहाँ पे ऐसे है। सुनो, क्या इंक्लूड करना चाहिए क्या नहीं। देखो सर, इसमें मेहनत का इनकम आता है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। सर इसमें उसके अलावा कोई और इनकम मत जोड़ देना कभी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, सर असेट बेच दी, प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन समझते हो सब लोग? ये कैलकुलेटर है, 500 का खरीदा था, 500 का खरीदा, फिर 2 महीने चला के 550 में बेच दिया, तो 50 रुपए का जो कैपिटल गेन हुआ। कैपिटल गेन क्या होता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इस पे जो प्रॉफिट कमाया उसको जोड़ना चाहिए क्या? नहीं सर। विंडफॉल प्रॉफिट्स, सर लॉटरी वॉटरी वो एक में लगाएंगे डबल हो जाएगा ये, और वो स्कीम्स। ट्रांसफर इनकम्स, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, बताया था, सेकंड हैंड गाड़ी बेची। अब सोचो आपने गाड़ी खरीदी, पहली बार खरीदी तो वो जुड़ता है, लेकिन भाई दूसरी बार वही गाड़ी बिक गई, फिर नहीं जोड़ेंगे, बार बार उससे जो पैसा आया, तुमने गाड़ी बेची, पैसा आया, अब आप सोचिए जो पैसा आया, क्या इस साल कोई गाड़ी बनी थी क्या? नहीं, प्रोडक्शन बैकअप नहीं है ना। मैं कहता रहा हूं इस साल जो पूरा चक्र होना चाहिए, वो जो 10 लाख की गाड़ी आपने बेची, ठीक है, 15 की पहले खरीदी थी, ठीक है, सेकंड हैंड खरीदी तुमने, फिर उसको बेच दिया तुमने, सेकंड हैंड गाड़ी को बेच दिया, 1 साल चला के बेच दिया, 10 लाख में बेच दिया। अब 10 लाख जो पैसे आए, क्या वो इस साल बनी थी गाड़ी? नो, तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो तो एक बार जुड़ गया होगा जब पहली बार बनी होगी। समझ में? सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन इस पे जो कमीशन कमाया है, क्योंकि अगले ने तो मेहनत करी ना, कमीशन तो बायलेटरल है सर, बेचारे ने मेहनत करी, सर्विसेज दी, उसको बदले में कमीशन मिला। उसने गाड़ी बिकवाई मेरी 10 लाख की, उसको मैंने मान लो 10,000 रुपए का कमीशन दिया, तो यार मेहनत का दिया है ना उसको, तो वो जोड़ूंगा, वही बंदा जोड़ देगा, वो तो खुद ही उसी की इनकम है ना, क्योंकि वो फैक्टर इनकम है क्या उसकी? यस। फाइनेंशियल असेट्स, देखो क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट्स एंड पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। फाइनेंशियल असेट्स को भी इंक्लूड नहीं करते। शेयर वेयर से पैसा आया, डिविडेंड विविडेंड नहीं जोड़ते भाई साहब, क्योंकि वो क्या है, वो तो ओनरशिप ट्रांसफर होती है सिर्फ, कुछ फिजिकल गुड्स का इनकम हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ सर। हाउएवर कमीशन जोड़ते हैं, ब्रोकरेज जोड़ते हैं, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर विल बी इंक्लूडेड। ओनर ने, क्योंकि इस मेथड में जोड़ रहे हैं सिर्फ, बेटा ये कौन से इनकम की बात कौन से मेथड की बात है? इनकम मेथड में। मान लो मैंने आपको बताया था कि भाई मैडम को तो हमने अभी रखा है, लेकिन पहले ये सारा काम कौन देखता था? फीस सारा। तो जो ओनर ने अपनी सर्विसेज दी, तो उनको भी कुछ इंप्यूटेड वैल्यू मिलनी चाहिए क्या? तो उनकी भी हम जोड़ लेंगे इस मेथड में, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज तो मिली है। सही बात है क्या? ऐसा, तो दीज विल बी इंक्लूडेड। ये जो लाल लाल रंग से दिख रहा है दीज विल बी इंक्लूडेड, नीचे वाले ये जो पीले रंग से दिख रहा है दीज विल नॉट बी, लिखा है कट और उधर टिक लगा हुआ है, देख लो आप, ठीक है, इसको पढ़ना है बेटा, इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो क्यों पढ़ाता मैं। फिर मैंने क्या बोला था, सीओई हो गया, ओएस हो गया, क्या बच गया? एमआईएसई। एमआईएसई क्या होता है? ये वो इनकम होता है जो बांट नहीं सकते, समझ लो, बांट नहीं पा रहे। इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट लेबर इनकम फ्रॉम कैपिटल इनकम। समझ लो, आप एक डॉक्टर हो, खुद का आपने क्लिनिक खोल लिया, वहां पे थोड़ा मोटा चेकअप भी कर लेते हो, बीपी भी चेक कर लेते हो, छोटा मोटा ईसीजी वीसीजी की मशीन भी लगा रखी है। अब सोचो तुम्हारी जो इनकम हुई
उसमें ईसीजी, हार्ट अटैक वो होता है ना, चेक करते हैं सारी चीजें, मतलब 3-4 छोटी छोटी मशीन तो होती है क्लिनिक में, आपने देखा होगा, मतलब छोटे मोटे आइटम तो होते हैं वहां पे। अब सुनो, उसने जो इनकम कमाई उसमें उसके दिमाग की कितनी और मशीनों की मदद से कितना आया, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? नहीं कर पाओगे तो फिर ये काय में बांट दोगे, काय में डाल देना, तीसरी कैटेगरी में MISC के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात? इसलिए तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये क्या होता है? इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द लेबर इनकम आउट ऑफ द कैपिटल इनकम बिकॉज इन मेनी केसेस पीपल प्रोवाइड बोथ, दोनों की मदद से जा रही है ना सर्विस, तो दिमाग का भी यूज हो रहा है, मशीन का भी यूज हो रहा है, तो सर कैसे बांटोगे? तो इसलिए हम काय में डाल देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोगों में होता है ज़्यादातर ऐसा, ठीक है, लॉयर, इंजीनियर, ट्रेडर, प्रोपराइटर, ऑडिटर, सीए या क्लिनिक डॉक्टर, ये सब इसमें हो जाता है। अब सुनना, इन सेक्टर्स सच एज, बात नहीं यार, बात नहीं, in economies where subsistence production and small commodity production is dominant, most of the incomes of the people would be of mixed type। जहां पे लोग थोड़ा खुद के लिए भी बनाते हैं, थोड़ा ऐसे करके वो फिर मिक्स टाइप में डाल देते, जहां भी कंफ्यूजन हो कोई दिक्कत नहीं है, किस में डाल दो, मिक्स में डाल दो। अब सुनना, इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लेबर एलिमेंट एंड द कैपिटल एलिमेंट ऑफ द इनकम। सही है? तो सर जहां पे बहुत ज्यादा ये सेक्टर्स में काम होता है एग्रीकल्चर और इनमें, तो यहां ये बांटना मुश्किल हो जाता है कि सर इसमें लेबर का योगदान कितना है, भाई सीओई में डालूं या ओएस में डालूं? अब आप समझो, आपका एक फार्म है, आपके यहाँ मान लो कई लोग काम करते हैं, प्लस आपके मशीन्स भी लगा रखे हैं बड़ी बड़ी हैवी, कैपिटल इक्विपमेंट्स भी लगा रखे हैं, तो आपकी जो इनकम हुई उसमें किस में कितना बढ़, मतलब आप समझो कि लेबर में डालूं इसको मैं पूरे वाले में, सीओई वाले में डालूं पूरी इनकम को, या ओएस में डालूं पूरी इनकम को? तो सर कंफ्यूजन है ना सर, क्योंकि इसमें उसका भी योगदान है और उसका भी, तो फिर इसको किस में डाल देते हैं? नॉर्मली MISC में भी डाल देते हैं। चलो, इसलिए इसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं, विच इंक्लूड्स ऑल दोज इनकम विच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। ठीक है, हटाओ उसको। एक्सपेंडिचर मेथड, अब सुनना, एक्सपेंडिचर मेथड में याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर मेथड में मेन आइटम क्या निकालते हैं सर? क्योंकि खर्चा गाय पे करते हैं, गुड्स और सर्विसेज पे, तो इसमें मेन निकालना होता है कि कितना खर्चा हो रहा है देश में। इसमें क्या निकालते हैं हम? टोटल एग्रीगेट फाइनेंशियल फाइनल एक्सपेंडिचर, पूरे देश में कितना लोग खर्चा करने वाले हैं। कौन कौन लोग खर्चा करते हैं? सभी करते हैं। हाउस होल्ड, 4 सेक्टर हो गए ना, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और, सही है, तभी तो जीडीपी एमपी कैसे आती है, 4 कंपोनेंट ऐड करते हैं सर, कौन कौन से? ये जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं? PFC। ये जो करते हैं उसे क्या, गवर्नमेंट जो करती है उसे क्या बोलते हैं? GFCE। सही है? और मैंने आपको बोला भी था, अगर आपको याद है तो, कि ICI में इन दोनों को जोड़ के दे रखा है, मतलब उसने फाइनल दोनों को, मतलब तीन ही आइटम दिए उसने, 4 नहीं बोले, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, थ्योरी में देखो। हाँ भाई, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने प्रकार का होता है? देखो, उसने एक ही तो बोला, एक के अंदर बोल दिए 2, अरे उसने मतलब दोनों को जोड़ के बोल दिया पहले एक, फिर बता रहा है कि उसमें 2 होते हैं, एक प्राइवेट वाला और एक गवर्नमेंट वाला। समझ में आ गया? प्राइवेट वाला क्या होता है बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे प्राइवेट वाले में मैंने क्या बोला था, कौन आ जाते हैं प्राइवेट लोगों में? हाउस होल्ड्स लोग आ गए, NPOs आ गए इसमें, फर्म भी मतलब फर्म नहीं आई, कौन कौन आ गए इसमें? सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स आ गए, हाउस होल्ड्स और NPOs भी आ जाते हैं, याद रखिएगा। तो सर इसमें क्या आता है सर? देखो, इट इंक्लूड्स ऑल द कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड्स एंड NPOs। ठीक है, जो भी है सर आ गया, ये भी आ गया। और सर इसमें क्या क्या आ जाता है? सुनो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, टिक लगाए ना, टिक मतलब ये पढ़ना है, और ये आता है सर इसमें वैल्यू ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस फॉर, सेम बात, ओन कंजम्पशन के लिए कुछ गुड्स प्रोड्यूस किए, वो भी जुड़ जाएगा सर इसके अंदर। पेमेंट फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज, सर्विसेज भी बोला था मैंने इसमें, मम्मी पापा तुम्हें पढ़ा रहे हैं, बिजली का पेमेंट किया, सर्विसेज है, ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, उसका पेमेंट किया, सर्विसेज है, सारी सर्विसेज भी जुड़ जाती है इसके अंदर। ठीक है, विच वन हाउस होल्ड रेंडर्स टू दी अनदर, सब आ जाता है। ठीक है, क्या बताया था? फाइनेंशियल एसेट्स डोमेस्टिक वाली इंक्लूड नहीं होती है, और क्या बोला था मैंने उस दिन? नेट एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स और द नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ये इंक्लूड होता है, बताया था उस दिन, याद कर लो। फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड होती है, डोमेस्टिक वाली इंक्लूड नहीं करते। अब सुनना सर, अब सुनो, लैंड एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग परचेज्ड, कंस्ट्रक्शन
वो यहां नहीं जुड़ता है, काटा हुआ है। कहां जुड़ता है वो? जीडीसीएफ में। तो ये वाली चीज सर, हाउस होल्ड ने जो घर खरीदा, घर बनाया, उस पर जो खर्चा किया, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो जीडीसीएफ में आएगा, याद करो। आया? याद आ गया? बोलो बोलो, नहीं तो रीड कर लेना, आ जाएगा याद। तो ये नहीं आता है, नॉट पार्ट ऑफ। अरे वाई इट इज नॉट पार्ट ऑफ पीएफसी? बिकॉज इट कम्स इन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर, इन्वेस्टमेंट है वो। जीडीएफसीएफ में आता है, याद करो, बीएफआई, जीएफआई और रेसिडेंशियल हाउसेस। तो पता होना चाहिए ये यहां क्यों नहीं आता, क्योंकि ये वहां आता है। चलो सर, दूसरा आइटम क्या होता है? जीएफसी। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? क्या होता है जीएफसी? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या मतलब? सर सरकार भी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, मैंने बताया था काय पे करती है। स्कूल, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, फ्री एजुकेशन देती है ना सर। वो कैसे चलते हैं? तो स्कूल कैसे चलते हैं, उसमें जो खर्चा है वो क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये फ्री अस्पताल कैसे चल रहे हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फ्री सब्सिडीज कैसे बांट रही है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सारे पुलिस वाले और ये सब कोर्ट वोट कैसे चल रहे हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इनको तनख्वाह कहां से मिल रही है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है सरकार का। कुछ क्रिएट थोड़ी हो रहा है इससे सर, ये तो बस जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए तो जा रहा है, कुछ क्रिएट थोड़ी हो रहा है इससे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, नॉट अ प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। समझे सर? देखो क्या होता है ये, द कलेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सच एज डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, दीज आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट। ये सर फ्री में देती है सरकार आपको, सही बात है। आपको डिफेंस है, एजुकेशन है। आज आर्मी तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, कोई पैसे लेती है क्या तुमसे? नहीं ना। सरकार कोई पैसे ले रही है क्या? नहीं। आर्मी डायरेक्टली थोड़ी कुछ ले रही है आपसे। आप समझो, गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसा ले रही है क्या? वो अच्छा एक बार बता, जो नहीं दे रहे टैक्स उनको भी तो प्रोटेक्ट कर रही है ना आर्मी, है ना। रोड पे गरीब घूम रहे हैं, हर कोई टैक्स तो नहीं देता है। गोलगप्पे वाला कमाई तो करता है, टैक्स तो नहीं देता है। उसके बच्चों को नहीं बचाएगी क्या आर्मी? अरे आया ना। या पाकिस्तान को ये बोले बोले यार वो गोलगप्पे जो जो टैक्स नहीं थे उनके पे तो फोड़ देना बम, बाकियों पे मत फोड़ना, ऐसा बोलती है क्या? नहीं, सबको दी जाती है ना। वो तो कलेक्टिव सर्विसेज है, दीज आर कॉल्ड कलेक्टिव सर्विसेज एंड इट इज गिवन टू एवरीवन विदाउट एनी पेमेंट। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए सर क्या है सर, सुनना, दीज आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट। लेकिन सरकार का खर्चा तो होता है ना इस पे। तो ये सरकार का कौन सा खर्चा है? सरकार का इससे कुछ क्रिएट हो नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। तो ये क्या है सर? ये एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। दीज आर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड, तो इसको इंक्लूड करते हैं तभी तो हम। गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया इन सारी चीजों पे, तीन चीजें कौन कौन सी? डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो इसमें आ जाता है, जीएफसी के अंदर आ जाता है। अब सुनो, क्या नहीं आता? क्या नहीं आता? सर सरकार पेंशन देती है, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज शुड बी एक्सक्लूडेड, क्योंकि ये क्या होते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। ये जो सरकार ने उन तीनों चीजों पे खर्चा किया वो तो आता है, ये नहीं आता। ये कौन सी इनकम है? अरे ट्रांसफर इनकम है। तो तुम्हारे को, तुम्हारे दादाजी को सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशन मिली, तो फिर इंक्लूड करोगे क्या वो? नहीं। ट्रांसफर इनकम है ना सर, वो तो इंक्लूड नहीं होती। समझ रहे हो? तो ये इंक्लूड नहीं होती है, ऊपर वाली होती है। जीडीसीएफ में क्या आता है बताओ जल्दी? जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर इसमें तो सब आ जाता है। मैंने तीन आइटम बताए आपको, कौन कौन से? जीडीएफसीएफ, चेंज इन स्टॉक और वैल्यूएबल्स। तीन बताएं, तीन। और जीडीएफसीएफ में कितने बताएं? बीएफआई, जीएफआई और रेसिडेंशियल हाउसेस। तो सर जीडीएफसीएफ क्या कह रहा है? जल्दी आ भाई। जीडीसीएफ में क्या आ जाता है? तीन चीजें पढ़ा चुका हूं। जीडीएफसीएफ में क्या आता है सर? अरे बातें नहीं सर, ये वो खर्चा होता है विच इज नॉट कंज्यूम्ड बट एडेड टू द नेशंस फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। इससे देश में कुछ क्रिएट हुआ है सर, प्रोडक्टिव एसेट है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। समझ रहे हो? फिक्स्ड एसेट्स आई हैं। और स्टॉक, तो देखो फिक्स्ड एसेट वाला भी आ जाता है जीडीएफसीएफ, स्टॉक भी जुड़ जाता है, और क्या जुड़ जाता है? एक्विजिशन ऑफ, सब जुड़ जाता है इसके अंदर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है, इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें तीनों चीजें आ जाती है। तीनों चीजें कौन सी? जीडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री भी आ गया, प्लस वैल्यूएबल, तीनों जोड़ने हैं। समझ में आ गया? और चौथा आइटम क्या होता है? इसके तीन ही कैसे हुए? क्योंकि ये पीएफसी जीएफसी को जोड़ के बताता है। तीनों को जोड़ दोगे, चारों को जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी को किस में कन्वर्ट कर लोगे? खत्म। अब सुनो,
क्या कह रहा है ये? इनका चलो कल पढ़ेंगे, जो भी कह रहा हूं कल खत्म कर दूंगा भाई ये चैप्टर।